वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। अब बात करेंगे बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 टू 1947। भारत का राजनीतिक इतिहास 1740 से 1947। बीए थर्ड ईयर वालों के लिए ये पहली क्लास है। एक बात पहले ही बता दूं, ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होगी। हिंदी में भी चीज़ें होंगी और इंग्लिश में भी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था। आप जानते हैं, जो यहाँ पर मैंने डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, वो आंसर है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूरत, बुदिकोट, बम्बई, अहमदाबाद। वेयर वॉज हैदर अली बोर्न, तो आंसर हो जाएगा बुदिकोट। ठीक है। अब हैदर अली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैसूर का सुल्तान था, टीपू सुल्तान, टीपू के पिता थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हैदर अली का जन्म 1772 में 1772 ईस्वी में बुदिकोट, मैसूर, मैसूर कहाँ है आप जानते हैं, कर्नाटक में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है। इनके अच्छा, हैदर अली के जो पिता थे वो खुद सैनिक थे और फिर हैदर अली खुद एक बहादुर योद्धा थे और अपनी बहादुरी के दम पर ही उन्होंने मैसूर को हासिल भी किया था। ठीक है। तो फिलहाल हैदर अली के बारे में इतना ध्यान आपको रखना है कि इनका जन्म 1772 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बुदिकोट, मैसूर से ही संबंधित थे और इन्हीं के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, ये इनका उत्तराधिकारी था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। विच रूलर ऑफ द बंगाल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चार ऑप्शन में जो आंसर है वो है मीर कासिम। इसके अलावा मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये भी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जिससे कि जो और एमसीक्यूज होंगे, भाई ज़रूरी नहीं है ना कि इसी से घुमा फिरा के इसी से संबंधित आपको बदल करके भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ी सी जानते हैं हिस्ट्री को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। चलिए एक बार देख लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या क्या है। ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या था, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं 1707 में अपने मेडिवल में पढ़ा होगा, 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी सूबे थे ना, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, आज़ाद होने लगे। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्यों में से बंगाल जो था वो सबसे अधिक संपन्न राज्य था, सबसे अधिक धनवान राज्य था, बहुत पैसा था, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत था। ये समझने के लिए है। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश में मत जाइएगा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो अभी तक बंगाल के सूबेदार कहलाते थे, अब स्वतंत्र हो गया फिर उसके बाद बंगाल, इन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया और जो वहाँ के सूबेदार कहलाते थे वही बन बैठे बंगाल के नवाब। आप जानते हैं मुगल साम्राज्य में हर सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था। तो जो वो सूबेदार होते थे ना, औरंगजेब के डेथ के बाद उन्होंने बंगाल को कर दिया, बहुत सारे, बंगाल नहीं इसके साथ साथ अवध भी था, बहुत सारे थे छोटे छोटे राज्य जो मुगल साम्राज्य से अलग हो गए थे औरंगजेब की डेथ के बाद। तो उस समय जो अभी तक बंगाल के सूबेदार होते थे वो कहलाने लगे बंगाल के नवाब। तो अब हुआ क्या, एक तरफ जहाँ बंगाल में नवाब शासन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज जो थे वो बंगाल में व्यापार कर रहे थे। ठीक है। और बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खां, इस नाम का व्यक्ति बंगाल का पहला नवाब बना। ठीक है। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था, इसने मुगल साम्राज्य से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन ये नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व वहाँ भेजता था और इसने जो है वो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की। तो पहले तो ये समझ लिया मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लेके आया बंगाल की, वो लेके आया ये मुर्शिद कुली खां। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की, तो आंसर होगा उसमें मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब था, इसने राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, ढाका से इसको मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस मुर्शिद कुली खां के बाद देखिए कौन कौन बंगाल के नवाब बने। सुजाउद्दीन, ये भी बंगाल का नवाब बना। इसके बाद बना सरफराज खान बंगाल का नवाब। उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसके बाद सिराजुद्दौला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये भी बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान की एक बहुत ही फेमस कहावत है, ये कहा करता था, ब्रिटिश आर लाइक हनी बीज, अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं, यदि इनको पालेंगे तो ये शहद देंगे और यदि इनके विरुद्ध जाएंगे तो ये डंक मारेंगे। ठीक है। और अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का अगला नवाब बना वो बना सिराजुद्दौला।
और सिराजुद्दौला कब से कब तक बना? 1756 से 1757। देखिए, सिराजुद्दौला ही ऐसा पहला व्यक्ति था बंगाल के नवाब में, यदि बात की जाए, यदि बंगाल के नवाबों को देखा जाए तो सिराजुद्दौला ही प्रथम व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया था, कोई कठोर कार्रवाई की थी। इसने क्या किया था? इसने किया, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में एक बहुत ही फेमस घटना, एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट को इसने अंजाम दिया, जिसको जानते हैं हम काल कोठरी की घटना के नाम से, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया? जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम्स है, जो कलकत्ता का विलियम किला है, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को बंधक बना लिया और उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया। ऐसी काल कोठरी थी जिसमें ना तो हवा का आवागमन होता था, न रोशनी थी, और घुटनों तक पानी भरा हुआ था। जब 2 दिन बाद उस काल कोठरी को खोला गया तो 146 में से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी थी और केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। अब इन्हीं 23 जीवित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल, और इसी विलियम हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना को लिखा था। अब जब ये बात ब्रिटेन पहुंची तो ये निर्णय लिया गया कि देखो, अभी तक तो हम केवल व्यापार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, लेकिन अब हम प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएंगे और अपने एक प्रशासक को, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को बंगाल भेजेंगे जो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर। इस तरह से शुरुआत हुई थी गवर्नर बनने की, अंग्रेजों के द्वारा इस तरह गवर्नर बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध किस किस से हुआ? सिराजुद्दौला, और इसके साथ साथ इसका साथ दे रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। नहीं आई बात समझ में? देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, इतना समझिए। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला का साथ दे रही थी पीछे से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कहते हैं कि प्लासी का युद्ध इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है क्योंकि ये केवल 1.5 घंटे चला और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। क्योंकि सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर, जब वो ऑप्शन में नाम आए थे, मीर जाफर आया था ऑप्शन में नाम, क्योंकि सिराजुद्दौला का ही सेनापति मीर जाफर और एक और मंत्री राय दुर्लभ, ये दोनों लड़ तो रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों के दोनों रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर के मिल गए। इसके बाद अब चूंकि मीर जाफर ने साथ दिया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का, तो मीर जाफर को बनवा दिया बंगाल का अगला नवाब। ये बना 1757 से 1760 तक। जब तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा, उनका खिदमतकार, उनका वफादार बन के रहा अंग्रेजों का। लेकिन 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, और ये था हमारा क्वेश्चन। और इसी मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो मैंने आपको एक क्रम समझाया कि किस तरह से क्रम बना है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी, शिफ्ट की थी। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, ये था क्वेश्चन। ठीक है, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा हमने जान लिया है, कुछ हमें चीज़ें पता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई? तो देखिए, ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी, इन विच एंग्लो मैसूर वॉर वॉज अ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम डन? डन नहीं, यहाँ पर आएगा साइंड, यहाँ पर लिखना साइंड, SIGNED। ठीक है, तो ये हुई थी 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में, जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की गई। देखिए, 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे। इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति भी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। The Treaty of Srirangpatnam was signed on March 1792 and ending of the Third Anglo-Mysore War. This treaty was signed by Lord Cornwallis on the behalf of the British, while टीपू सुल्तान एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर हैंड। एक तरफ था लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम के बीच में। अलीनगर की संधि किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1757 में, 1757 में। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन? 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये किस किस के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये संधि हुई थी। किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया? बाई होम वॉज इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया? तो वो वायसराय कौन थे? वो जनरल गवर्नर कौन थे? वायसराय नहीं, सॉरी, जब वो जनरल गवर्नर थे
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, उस समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र, अपना फेमस मेमोरेंडम गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया और अंग्रेजी भारत में शिक्षा का माध्यम बनी 1835 में। In the year 1835, Lord Macaulay presented his famous memorandum to the Governor General Council, which was accepted by Lord William Bentinck and passed the English Education Act 1835। और 1835 में अंग्रेजी जो है वो शिक्षा का माध्यम बन गई भारत में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसको लेकर के आए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, को किसने शुरू किया? आंसर बोल्ड में आपको दिख ही रहा होगा, लॉर्ड डलहौजी। हु स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन जानना है इनके बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात। देखिए, लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने और भी काम किए थे, उनको भी जान लेते हैं, क्वेश्चन में वो भी आ सकते हैं। डलहौजी ने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने हड़प नीति, किसी भी राज्य को किस तरह से हड़पना है, इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। वंस अगेन, इन्होंने ही हड़प नीति या इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद प्रथा की शुरुआत की। एक्चुअली होता क्या था कि जो राज्य थे, जिन राज्यों को उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उनको ये हड़प लेते थे। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प राज्य हड़प नीति चलाई थी। और इसने सबसे पहले, यदि पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा, तो इसने सबसे पहले सतारा, महाराष्ट्र, जो सतारा राज्य था महाराष्ट्र का, उसको 1848 में 1848 ईस्वी में गोद लिया। इसके समय में विद्युत तार विभाग यानी टेलीग्राफ लाइन की स्थापना हुई और 1852 ईस्वी में हुई, 1852 में हुई विद्युत तार विभाग की स्थापना। और 1853 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया, लॉर्ड डलहौजी के ही, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था उसी समय। और लॉर्ड डलहौजी के ही समय काल में भारत में पहली रेलगाड़ी जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया फ्रॉम 1848 to 56। Dalhousie established the Public Works Department in India. He was the one who started the device to annex new kingdoms, or this policy is called doctrine of lapse or adoption. It adopted the first state. He adopted the first state Satara, Maharashtra in 1848 AD, and during this time the telegraph department was established in 1852। इसी के समय में 1852 में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की भी स्थापना हुई। एंड अ पोस्टेज स्टैंप, डाक टिकट भी जारी किया गया इन 1853। और 1853 में ही द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर बिटवीन मुंबई एंड थाने ऑन अप्रैल 16, 1853। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो आंसर हाईलाइट आपके सामने है, 1828 में, 1828 में। 1828 में विलियम बेंटिंक पहले मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। ये जो विलियम बेंटिंक थे सबसे पहले मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। लेकिन हुआ ये कि 1806 में वेल्लोर में, मद्रास के वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हो गया, फिर उन्हें वापस बुला लिया गया ब्रिटेन। उसके 21 वर्ष के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और उन्हें गवर्नर जनरल चुन लिया गया। किनको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और उन्होंने जुलाई 1828 में इस पद को ग्रहण किया। विलियम बेंटिंक हैड फर्स्ट कम टू इंडिया एज द गवर्नर ऑफ मद्रास, बट इन 1806 ही वॉज कॉल्ड बैक आफ्टर द सिपाही म्यूटिनिटी ब्रोक आउट इन वेल्लोर, मद्रास। 21 ईयर लेटर, when Lord Amherst resigned, Lord William Bentinck was appointed Governor General and assumed this position in July 1828। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंक ने ठगों का दमन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, तो इस विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया? विलियम बेंटिंक एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट टू सुप्रेस द ठग्स। Who was made the charge of this department? आंसर है विलियम स्लीमैन। देखिए उस समय उत्तर भारत
में ठगों का बोलबाला था। नॉर्थ इंडिया में उस समय ठगों का बोलबाला था और ये व्यापारियों तथा धनवान लोगों को राह चलते लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे, इसलिए आवागमन असुरक्षित और कठिन हो गया था। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों का दमन करने का दायित्व सौंपा और स्लीमैन ने बड़ी सतर्कतापूर्वक उनके रहने के स्थानों का पता लगाया तथा सेना की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अधिकांश को फांसी दे दी गई और शेष को देश से निकाल दिया गया। एट दैट टाइम द ठग्स वर डोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया, दे रोब्ड एंड किल्ड मर्चेंट एंड रिच पीपल ऑन द वे, सो मूवमेंट बिकेम अनसेफ एंड डिफिकल्ट। आना जाना अनसेफ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बेंटिंक एंट्रस्टेड कर्नल स्लीमैन with the task of suppressing the thugs. Sleeman meticulously traced their places of residence and arrested them with the help of the army. Most of them were hanged and the rest were expelled from the country. अगला प्रश्न है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन सिंध वाज मर्ज्ड, जब सिंध को मिलाया गया ब्रिटिश शासन में। तो ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो। सिंध वाज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में आने वाले निम्न गवर्नरों का सही क्रम बताइए। देखिए, जब स्टार्टिंग में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो जो कंपनी के गवर्नर होते थे ये उनका क्रम पूछ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये नाम तो थोड़े से अजीब हैं। ये कंपनी के गवर्नरों का क्रम है। तो देखिए, इस क्रम में समझिए, सबसे पहले रॉजर ड्रेक थे, ठीक है। फोर्ट विलियम, जो बंगाल में फोर्ट विलियम था वहाँ के गवर्नर होते थे, तो रॉजर ड्रेक थे 1757 में। फिर रॉबर्ट क्लाइव बने, उसके बाद फिर हॉलवेल। तो सबसे पहला नंबर आता है हॉलवेल का, पहला क्रम में हॉलवेल। उसके बाद आता है हेनरी वेंसिटॉट, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव, फिर से रॉबर्ट क्लाइव हुए। उसके बाद आता है हैरी वेल्स्ट, तो देखिए ये तीसरे नंबर पे है बिल्कुल, और नंबर लास्ट में है नंबर 7 पे कार्टियर। तो ये बिल्कुल जो यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है सेम यही आ जाएगा, 1 2 3 4। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन अलग से मिलेंगे, ABCD BCD या 1 2 3 लिखा होगा इनके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है हॉलवेल, वेंसिटार्ट, वेरेल्स और कार्टियर, यही क्रम है इनके आने का भी, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? व्हाट वाज द नेम गिवन टू अंडमान द्वीप बाय सुभाष चंद्र बोस? तो इन्होंने इसको नाम दिया था शहीद। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया तो उन्होंने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम उन्होंने रखा था स्वराज। Subhash Chandra Bose named Andaman as Shahid Deep when Subhash Chandra Bose unfurled the tricolor on December 30, 1943. He named Andaman as Shahid and Nicobar as Swaraj. निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में स्वतंत्र बने रहने की इच्छा शक्ति व्यक्त की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो तो आंसर है त्रावणकोर और भोपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्टेट्स एक्सप्रेस देयर डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट इन जून 1947? द आंसर इज त्रावणकोर एंड भोपाल। देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर और भोपाल, इनको छोड़कर बाकी रियासतों ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारतीय परिसंघ में, इंडियन यूनियन में शामिल होने की स्वीकृति दे दी थी। जूनागढ़ रियासत तो पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुकी थी, ठीक है, और बाकी रियासतों ने कहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो सही आंसर होगा त्रावणकोर और भोपाल, ठीक है। हालांकि इसमें जूनागढ़ आया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कौन से बड़े राज्यों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर एंड भोपाल, द रेस्ट ऑफ द प्रिंसली states voluntarily gave their consent to join the Indian Confederation या Indian Republic. The princely state of Junagadh had already announced its accession to Pakistan. So the correct answer would be Travancore and Bhopal. प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला किस क्रांतिकारी संगठन के से? आंसर है विद्युत वाहिनी, ठीक है। द फेमस रिवोल्यूशनरी आशुतोष कुईला वॉज अ मेंबर ऑफ विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर विल बी विद्युत वाहिनी। देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे और वर्ष 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा विलियम हंटर। द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन मुस्लिम वॉज विलियम हंटर। इस बुक के लेखक कौन है? विलियम हंटर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था?
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। वाइस चांसलर तो वैसे पहले भी रहे थे लेकिन वो ब्रिटिश थे, लेकिन ये पूछ रहा है पहले इंडियन कौन थे, तो आंसर विल बी आशुतोष मुखर्जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय को 1857 में 1857 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्थापित किया गया। आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक ख्यातिलब्ध बैरिस्टर और शिक्षाविद थे और वे सन 1906 से 1914 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इसके बाद शायद वो 1921 से 23 तक भी रहे थे, बीच में आगे भी, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1857 बाई द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, एंड आशुतोष मुखर्जी वॉज renowned बैरिस्टर एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ बंगाल, एंड ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता फ्रॉम 1906 टू 1914। अगला क्वेश्चन है, राजभक्त मुसलमान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया, तो इनको रखा गया था बांकीपुर जेल। इन विच जेल वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैप्ट इन द 1942 मूवमेंट, ही वॉज कैप्ट इन बांकीपुर जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद में रखा गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो उनको रखा गया था यरवदा जेल में। इन विच जेल वॉज गांधी जी कैप्ट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इनको यरवादा जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ किया, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय स्टार्टेड कन्फरिंग ऑन इंडियंस द टाइटल्स ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर, तो द आंसर विल बी लॉर्ड लिटन। राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दी गई। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब लागू की गई, तो ये द आंसर विल बी 3 जून 1947, और 3 जून 1947। व्हेन वाज द माउंटबेटन प्लान इम्प्लीमेंटेड, इट वाज ऑन जून 3, 1947। देखिए 3 जून 1947 को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की योजना का प्रस्ताव दिया, और इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसमें विभाजन स्वायत्ता, दो नए राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकारों के सिद्धांत शामिल हैं। जो कहने का मतलब है, विभाजन भी जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ है। दो नए राष्ट्र बने और दोनों राष्ट्रों को नए अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार भी इस योजना के आधार पर मिलता है। ऑन जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय इन इंडिया, proposed the plan for June 3. It is also known as Mountbatten Plan. This included the principles of partition, autonomy, the sovereignty of the two new nations, and their right to make their own constitutions. इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्रिप्स, वेवेल, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। देखिए आंसर है यहाँ पर वेवेल। देखिए लेकिन बात समझना, वो सदस्य नहीं थे लेकिन वो जुड़े हुए जरूर थे इससे। बात को समझिए देख ध्यान से, कैबिनेट मिशन की बात चल रही है यहाँ पर। ये पूछ रहा है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। अब ये जो वेवेल थे ये इनके सदस्य भले ही नहीं थे लेकिन वो जुड़े हुए थे, और बाकी इसके अलावा जो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर हैं ये तीनों उसके सदस्य थे। पहले समझिए, पहले कैबिनेट मिशन को समझिए। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के क्लीमेंट एटली, उन्होंने एक 3 सदस्यों को भेजा था। कैबिनेट मंत्रियों का उन्होंने गठन किया, 3 सदस्यों की समिति का गठन किया और उन्होंने भारत भेजने की घोषणा की। और इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य आए थे। कौन से? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ये PAS, क्योंकि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान भारत की आज़ादी का एक पास था, आप इसको पास कह सकते हैं। तो पास से आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर और S से स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये तीनों के तीनों आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है। तो आंसर में ये तीनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो सदस्य थे, ठीक है। अब आंसर क्या होगा देखिए, अब बात में एक इसमें आया है, इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, लेकिन में एक वेवेल भी आया है ऑप्शन में। देखिए लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे उस समय, लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, वो सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, परंतु इस प्लान में जरूर शामिल थे। भाई भारत, सीधी सी बात है, उस समय भारत के वायसराय थे लेकिन वो सदस्य नहीं थे। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा वो ये होगा कि यहाँ पर लॉर्ड वेवेल ये मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये तीनों तो सदस्य थे। भाई पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, ठीक। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, याद रखिए। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ये 24 मार्च 1946 को आया था भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? वेयर डिड सरोजिनी नायडू लीड द सत्याग्रहीज टू रेड द सॉल्ट डिपोट ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो आंसर आ जाएगा दरसाना, ये गुजरात में है, ठीक है। तो यहां पर सरोजिनी नायडू ने नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था, ठीक है, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न,
मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील प्रमाणित होगा। ये बात किसने कही थी? एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हु सेड? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। द आंसर विल बी लाला लाजपत राय। देखिए, संवैधानिक सुधारों के तहत 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं देखकर, क्योंकि साइमन कमीशन तो भारत आ गया, लेकिन जो साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो भारतीय थे नहीं, वो सब अंग्रेज थे। तो इस बात से भारतीयों का गुस्सा भड़क गया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो जनता के विरोध और आक्रोश के मद्देनजर यहाँ धारा 144 लगा दी गई। साइमन कमीशन पर विरोध जताने के लिए लाला लाजपत राय के साथ साथ कई क्रांतिकारियों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही साइमन कमीशन का विरोध जताते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा लगाया। इस नारे से नाराज अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सैनिकों को क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इस दौरान अंग्रेज अफसर सर्जेंट सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की छाती और सिर पर लाठी से प्राणघातक प्रहार किया, जिसमें लाला जी के सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए क्रांतिकारियों से कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाठी की गंभीर चोट से घायल लाला जी को चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी, लेकिन जख्म गहरे थे और अंततः 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय, पंजाब का जो इनको पंजाब का शेर भी कहा जाता है, उन्होंने दम तोड़ दिया। सेम चीज़ ही इंग्लिश में है। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सीइंग नॉट अ सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कमीशन, द एंगर ऑफ इंडियन फ्लेयर्ड अप. When the Simon Commission reached Lahore on October 20, 1928, in the view of public's protest and anger, Section 144 was imposed. To protest against the Simon Commission, Lala Lajpat Rai, along with many revolutionaries, showed them black flags and raised the slogan "Simon Go Back" while protesting against the Simon Commission at the Lahore railway station itself. Angered by this slogan, the British government ordered the English soldiers to lathi charge and on the revolutionaries. During this, the British officer Sergeant Saunders killed Lala Lajpat Rai with a Sergeant Saunders put Lala Lajpat Rai with a stick, या kill नहीं लिखना, गलत लिखा हुआ है, on his chest and head, in which Lalaji suffered various injuries to his head and chest. During this, he roared and told the revolutionaries, "Each blow on my body will act as a nail in the coffin of the British government." Lalaji, who was injured by a serious stick injury, was advised rest by doctors, but the wounds were deep. Finally, on 17th of November 1928, Lala Lajpat Rai, Lion of Punjab, died. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना अथवा रहीमतुल्लाह नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। ये बात किसने कही है? देखिए, ये बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्यों कही है? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जनक मानते थे। हुआ क्यों? देखिए, आपको याद होगा 1909 में आया था मिंटो मार्ले सुधार, ये इसका हिस्सा थे और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसा सुधार था इसमें इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुना जाएगा। Dr. Rajendra Prasad considered Lord Minto as the father of Pakistan. The Lord Minto is also known as the father of communal electorate. Lord Minto was part of a 1909 Minto-Marley reform under which Muslim members were to be elected only by Muslim voters. अगला क्वेश्चन है, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो ये विरोध किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इस पहले पार्ट में हैं। इस तरह से और भी इसमें के पार्ट आएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती थी, एक ही पार्ट में 100 क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। थैंक यू सो मच।